हाँ एवरीवन, तो आइए मैं दरोगा का 6 नंबर सेट लेकर आया। ठीक है, मैंने 5 सेट करवा चुके हैं आप लोग को। अगर आप लोग नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। तो 6 नंबर सेट हम डिस्कशन करेंगे आपको पूरा विश्लेषण के साथ। क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आया आंसर बता दिया और चला गया। यहाँ पर सारे विश्लेषण के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो बस सेट बनाने से आपको मैं बार बार फायदा बोलती हूँ। सेट बनाने से यही होगा कि आपको रिविजन इतना हो जाएगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, और आपको कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा ही जाता है सेट बनाने से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करें, आपको अगर टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो आप खाना बनाते उस टाइम मोबाइल साइड में रख दीजिए और सब सेट को सुनते भी रहिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं या चाहे आप सीटेट की तैयारी करते हैं, सभी क्लास यहाँ इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको जरूरत जिस चीज़ का उस चैनल से बन जाइए। मिलते हैं आपको पूरी तरह से स्ट्रेटेजी के साथ हर दिन। ठीक है, तो चलिए जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज क्लास मिले और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको रिलेटेड आएगा तो मैं आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 6 देखेंगे। 5 सेट मैंने करवा चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते क्वेश्चन पहला से। कहता है त्रिपिटक क्या है। तो मैंने आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब देखिए, ये सब हमेशा मैं करवाते रहते हैं। आप पहले बेसिक पढ़े होंगे तभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो जो यहाँ पे कहते हैं कि त्रिपिटक क्या है, तो इसका आंसर तो होगा डी नंबर। ठीक है, बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। लेकिन इसका विशेषता थोड़ा सा हम बता दें आप लोग को, तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो बौद्ध साहित्य का हीनयान देखिए, हीनयान तथा महायान धर्म के अनुसार अलग अलग वर्गीकृत था। ठीक है, हीनयान और महायान से। ठीक है, तो हीनयान में क्या था, सिंहली परंपरागत था। ठीक है, इसके अनुसार क्या था, संपूर्ण पाली साहित्य 2 भागों में बांटा जा रहा था। ठीक है, तो त्रिपिटक साहित्य और अनुपिटक साहित्य, तो वही हो गया बौद्ध धर्म का क्या था, त्रिपिटक सहायक का संग्रह, उपदेशों का संग्रह था। ठीक है, तो त्रिपिटक क्या है, तो क्या है, तो बौद्ध के उपदेशों का संग्रह था। ठीक है, तो त्रिपिटक में क्या था, सूत पिटक था, विनय पिटक था। क्या था, सूत पिटक था, विनय पिटक था और अभिधम था और विधम पिटक था। इसी तरह से आपको याद, तो सूत पिटक और ये सब आप लोग पढ़ लेंगे क्या क्या होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूरी विश्लेषण थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे हम लोग, चाहे आप पूरी तरह से वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करिए, आपको बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, जिस रास्ते से हम गुजरा है आपको दिक्कत कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, ये मेरा हमेशा का दावा रहता है। मैं यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि जो मुझे दिक्कत हुआ आगे वाले बच्चे को वो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। मतलब गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी पे कौन था, तो आपको हो जाएगा इसका आंसर इसी के साथ सी नंबर। ठीक है, अशक था। ठीक है, क्या था, अशक था, असमक होगा। ये हम भी सोच रहे कि इसका ये अशक कौन सा चीज़ होता है। ठीक है, तो असमक था, असमक महाजन गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो ये अशक नहीं होगा, असमक। टाइपिंग में गलती होता है, इसके लिए आप लोग ये देखिए, कभी मुझसे भी मिस्टेक हो तो आप लोग ये मत समझिए कि गलत बोल रहे हैं। देखिए टाइपिंग में सबसे मिस्टेक होता है और बोलने में भी सबसे मिस्टेक होता है। तो ये सब आपको पढ़ने से मतलब है। तो ये सी नंबर हो गया, असमक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद की गोदावरी नदी असमक नदी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी क्या था, पोतन, मतलब पोटली थी। महाजनपदों का कोर्स असमक है। ठीक है, इसके से मतलब महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी याद राजधानी याद रखेंगे, क्या था, पोतन या पोटली। इसकी राजधानी याद रखेंगे, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद इसमें कोई ऐसा विशेषता नहीं था जो आपको बताने लायक है। ठीक है, तो इसके बाद अगर जानना चाहते हैं तो जो क्या था, चुलकलिंग जातक का पता था, असमक के राजा को अरुण कलिंग का राजा को जीता था। ठीक है, इसी तरह बात था। इसी बाद कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, बस इसको आप याद रखेंगे और इसकी राजधानी याद रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या नंबर, सी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, मतलब मांडू का महल। ठीक है, इसमें जो विश्व धरोहर स्थल था, वर्ल्ड हेरिटेज तो था, साइट था वो क्या था, मांडू का महल था। ठीक है, मांडू का महल था, इसका डी नंबर आंसर हो गया, मांडू का महल। तो आप लोग को समझ जाइए कि डी नंबर आंसर होगा। अगर विशेषता जानना चाहते हैं तो भारत की मतलब यूनेस्को जो था विश्व धरोहर स्थल सूची को
मतलब 38 स्थल सूचीबद्ध है, ठीक है। इसमें खजुराहो मंदिर को 1986 में और भीमबेटका को 2003 में तथा सांची स्तूप भी शामिल किया गया, ठीक है। और मांडू का महल जो था इस सूची को शामिल नहीं था, ठीक है। इसमें यही कहता है, जिसमें ये भीमबेटका खजुराहो का है, सांची स्तूप है, लेकिन क्या है, मांडू का महल नहीं है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व धरोहर मतलब धरोहर स्थल में कौन सा शामिल है, खजुराहो, ये तीनों में से कोई दे देगा। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। विश्लेषण यही चीज़ होता है, जो आपको नहीं भी आ रहा है तो वो आ जाएगा। बच्चों समझ गए होंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरा कोशिश रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना। इसके बाद भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स दिया है करने के लिए, आप मुझे कमेंट करिए, हम अपने आप को आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पे हो गया। अगर आपको आगे जानना चाहिए तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के मतलब मालवा क्षेत्र से स्थित था। भारत का 38 जो विश्व धरोहर स्थल है, अगर 38 आप जानना चाहेंगे बहुत है आपको, अगर हो सकता है तो इसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो 38 अगर जानना चाहते हैं, जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं था, महान चोल मंदिर था, पदक काल था, इसी के साथ सुंदरबन राष्ट्रीय था, नंदा देवी था, राष्ट्रीय उद्यान था, सांची स्तूप था, हुमायूं का मकबरा था, कुतुब मीनार था, इसी के साथ भारत का पहाड़ी रेलवे था, महाबोधि था। तो इतना मैं आपको कैसे मतलब बोलूँ, जितना मतलब 38 है, ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग अगला आगे बढ़े क्वेश्चंस की ओर। आप लोग समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के जो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये क्वेश्चंस जो है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब इसकी विशेषता थोड़ा हम लोग ध्यान दे देते हैं। विशेषता से ये पता चल जाएगा ना कि आखिर क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है। तो राजस्थान में अपनी अधीनता को लाने मतलब जो भी था अकबर की, वो मतलब साम्राज्यवादी नीति का परिणाम थी, ठीक है। राजपूत शासकों को प्रति अकबर का नीति अन्य शासकों से भिन्न रही, ठीक है। राणा उदय सिंह का पुत्र को महाराणा प्रताप जो था, ये राणा उदय सिंह का बेटा था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पुत्र किसका था, राणा आपको उदय सिंह का, ठीक है। राणा प्रताप सिंह जो था वो मतलब 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, 1572 ईस्वी में राणा प्रताप क्या था, मेवाड़ का शासक बना था, ठीक है। मेवाड़ का शासक बना था। तो यही सब पॉइंट्स तो बेसिक से पता चलता है। तो मेवाड़ के शासक बने, एक से हमेशा 3-4 क्वेश्चन बने। मेरा हर मतलब वीडियो आप खोल के देखिए, हमेशा कोशिश रहता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन तैयारी करते हैं, 1 से 3-4 क्वेश्चन लाना, ठीक है। तो ये आपको पर था। अब आगे जानना चाहते हैं, इसका अभिधन जो दल था प्रमुख मान सिंह था, ठीक है। तो 18 जून 1576 में क्या हुआ कि गोलकुंडा का निकट अरावली जो पहाड़ी के हल्दी घाटी का एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप को पराजय हुई, मतलब वो हार गए। परंतु बिंदा झाला के मतलब प्रयास में ये युद्ध के मैदान निकलने का कामयाब रहे, ठीक है, तथा जंगल की ओर पलायन कर गए। मतलब उसके बाद भी वो हारने के बाद निकल गया उस युद्ध से। तो ये इसका बात था। तो आपको यहाँ पराजय होने का मतलब हारने का अगर पूछा जाए तो मतलब ये क्या था, आपको जो हल्दी घाटी का भयानक युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए। तो इसी तरह आपको क्वेश्चंस बनता है। तो आप समझ गए। चलिए इसका आंसर ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। मतलब सुप्रसिद्ध चित्र जो था वो बनी ठनी किस शैली का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को, वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी नंबर, किशनगढ़ शैली का है, ठीक है। किशनगढ़ शैली का है। किशनगढ़ शैली की एक प्रसिद्ध चित्रकला जो राजस्थानी शैली है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, राजस्थानी शैली, ठीक है। इस शैली का मतलब विकास जो था महाराज मानसिंह के काल में हुआ था। इसको याद रखेंगे। इसका जो विकास हुआ था किशनगढ़ शैली का, इसका जो विकास हुआ था, इसको आपको महाराजा मानसिंह के काल में, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, महाराजा मानसिंह के काल में इसका मतलब जो हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, आप एक तरह से कह सकते हैं विकास हुआ था। तो बनी ठनी चित्र का किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र था। इसका जो उद्भव था महाराजा संवाद सिंह के शासनकाल में हुआ था। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों को बनी ठनी राधा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आप समझ गए, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ।
ठीक है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? अगर नहीं याद है तो फिर तो दिक्कत है। तो इसमें क्या हुआ था? तिलीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है, जो प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तिलीकोटा का युद्ध जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कहता है तिलीकोटा का युद्ध जो प्रसिद्ध था, इसमें कृष्णा नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। जो बनीहट्टी था, बनीहट्टी राक्षस तो जो था, राक्षस तांगडी था, और तिलकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें विजय कर भयंकर पराजय हुआ। मतलब जिसमें क्या था? विजयनगर की भयंकर पराजय। इसमें विजयनगर का क्या था? जो भयंकर पराजय हुआ। लेकिन आपको इतना नहीं जानना है, आपको तिलकोटा इतना में हुआ था, इतना याद रखना है। इसके बाद आगे जो तिरुमला था 1570 ईस्वी में, मतलब आराबेडु वंश की स्थापना हुई, इसको याद रखना है। नहीं तो बस आप इतना याद रखेंगे, इसका ये हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं का विद्रोह का खड़ा किया, मतलब मुंडाओं का विद्रोह को खड़ा किया। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर जो होगा डी नंबर। इसका मुंडाओं का विद्रोह जो खड़ा किया गया था वो 1895 ईस्वी में, ठीक है। तो 1895 और 1900, देखिए 1895 और 1900 का जो उगलान था, ठीक है, जो नाम प्रसिद्ध, ये मुंडा विद्रोह का सर्वाधिक आदिवासियों का विद्रोह था, जिसका नेता बिरसा मुंडा था, ठीक है। इस विद्रोह का जो विशिष्टता ये था कि आगे होने वाले सभी विद्रोहों को बिरसा भगवान का आवाहन किया जाता था, ठीक है। तो यही सब, ये सब का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसको बस याद रखेंगे कि मुंडाओं का विद्रोह कहाँ गया था, तो डी नंबर 1895 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य किसके समझौता किया गया था? ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, जिसे आप याद रखेंगे। तो वर्ष 1916 में, देखिए वर्ष 1916 में क्या था? आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता था, जिसमें किसकी समझौता कराया गया था? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। बीजे तिलक ने किया था, जिसको जो गंगाधर तिलक है, जो प्रयासों से हुआ था, ठीक है, जिसे जेब परिवार मतलब दौरान तिलक के यह मतलब महसूस किया था कि राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता तभी आएगी जब कांग्रेस में एकता हो, साथ ही हिंदू और मुस्लिमों में भी एकता हो, ये बात थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। तो आप लोग समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। तो इसको इसलिए किया गया था ताकि एकता हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता, कहते गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, मतलब जो गांधी इरविन समझौता था वो मुख्य रूप से हुआ। तो इसका जो क्या आंसर होगा? पहला होगा गोलमेज सम्मेलन। यह सभी ने अभिज्ञान समाप्त करने के लिए गांधी द्वारा किया गया आपको आमरण अनशन तोड़ने के लिए या नमक पर समाप्त करने के लिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा वो आप लोग को बताइए। अगर नहीं आता तो बताइए। इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन जो कांग्रेस की भागीदारी सहज के लिए है, ठीक है। तो जो साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट के विचार के लिए ब्रिटेन को 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 1900। इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन इसका प्रथम जो हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। इसका जो पहला हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। तो कांग्रेस एवं भारत की व्यापारी वर्ग में इसका बहिष्कार किया, ठीक है। और सम्मेलन का संघीय व्यवस्था था जिसका विचार किया गया था, जिसके कारण ब्रिटिश भारत के देशी राज्यों को मिलकर संघ का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं रहता, लगभग 80 या 90 के बीच में रहता है, और आपको खाना बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना चाहिए। देखिए हम ये बोलते हैं बैठे भी आप कितना दिन रहेंगे, मेरा हमेशा मोटिवेशन रहता है बैठे भी कितना दिन ज़िंदगी में रहेंगे, इससे अच्छा है कि पढ़ते रहें, ठीक है। कुछ ना कुछ मेहनत करते रहेंगे तो आज न कल कहीं ना कहीं खड़ा होके 2 रुपये कमा सकते हैं। मेरा यही हमेशा कोशिश रहता है कि आप लोग बात को समझिए, पढ़ते रहिए। खाना बनाते उस टाइम भी वीडियो चला कर रख दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल ने किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, ठीक है। तो इसका जो डी नंबर आंसर होगा क्या है? हजारीबाग जेल में भेजा गया था, ठीक है। जगत नारायण लाल बिहारी का जो प्रसिद्ध सार्वजनिक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये इसलिए प्रसिद्ध थे कि ये मतलब सार्वजनिक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इन मदन मोहन मालवीय, ये सब का विचारों का बड़ा प्रभाव था, ठीक है। आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू कितने ही मतलब, आप ऐसे आदमी होते कहाँ हैं,
तो इसका डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि केरल के कुट्टूनाड या मतलब कुट्टनाडु का प्रसिद्ध था, केरल का कुट्टूनाडु प्रसिद्ध था। ठीक है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध था, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र। ठीक है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे केरल का कुट्टानाडु जो था ये सब तो आपको विस्तृत भाग में न्यूनतम वाले क्षेत्र में ऊंचाई वाला क्षेत्र था, जिसकी अवस्थिति समुद्र तल के 1 से 3 मीटर तक नीचे है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग, भारत की तट रेखा की लंबाई कुल लगभग कितना है, इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा आपको 7500 किलोमीटर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 7500 किलोमीटर याद रखेंगे। जैसे कि आपको 4-5 बता दें केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार का क्या है, 1900 आपको याद रखना होगा। अंडमान को क्या होगा, अंडमान निकोबार का हो गया आपको 1962, और क्या गुजरात का 1215, आंध्र प्रदेश को 994, और क्या हो गया तमिलनाडु को 9 से 7, और महाराष्ट्र को 6 से 53 इत्यादि इसी तरह है। ठीक है, जिसको मतलब आपको याद रखना होगा। और जो यहाँ पे मतलब कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जो दमन व दीप था उसका भी इसी तरह का था। ठीक है, तो यहाँ पर तटरेखा कुल भारत में तटरेखा कुल लंबाई जो कहा गया सभी जोड़ के, तो ये हो गया 7500 किलोमीटर, इसको आप याद रखेंगे। यही इंपॉर्टेंस था आपके लिए क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए हम लोग अगले, आप लोग भी बताइए समझ में आता है कि नहीं आता, तभी हम तो समझेंगे। नहीं आप लोगों को समझ में आ रही है। बिहार में कहते हैं प्रभावित होने वाली निम्न नदियाँ में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है। देखिए बिहार से क्वेश्चन जो होता है, नदी हुआ, झील हुआ, आपको बर्ड हुआ, आपको त्योहार हुआ, ये सब क्वेश्चन से एकदम आना ही है, दिवस हुआ, ये सब क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता, ये सब क्वेश्चन आना ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से मतलब रिपीट करेंगे, बहुत ही आपको समझते ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, जैसे बागमती हुआ, कमला हुआ, कोसी हुआ, सभी होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आप लोगों को सभी आंसर हो जाएगा, मतलब तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या इसका कुछ विशेषता चाहते हैं आप लोग, तो हम विशेषता बागमती जो था ये नेपाल से हिमालय महाभारत के श्रेणी से निकल कर बिहार के सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, और कमला जो था आपको नेपाल से हिमालय पर्वत से मतलब महाभारत श्रेणी में बिहार के जयनगर में मधुबनी के समीप प्रवेश करता है। ठीक है, और कोसी जो था आपको वो एक तरह से कह सकते हैं जल के साथ धाराएं थी इसकी। ठीक है, तंबा, कोसी, लिखू, दूधी, और क्या बोलते कोसी अरुण था, ये मतलब बढ़ती है, इसी तरह था। तो ये सभी हो जाएंगे, आप लोग को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी मतलब गंगा नदी किस कौन सा शहर के बाद मतलब सबसे किनारा है। ठीक है, मतलब गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मतलब इसमें कहता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे जो आपको कह सकते हैं बड़ा शहर है कानपुर। जैसे कि आपको पटना, इसके बाद पटना हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा बनारस हो जाएगा, इसके बाद इलाहाबाद होगा। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा कानपुर याद रखेंगे, इसके बाद पटना हो गया, इसके बनारस के बाद इलाहाबाद, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इसको आप याद कर लेंगे। समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को क्या बोल समझाने लगता तो भूल जाते कि हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कौन सा फसल मृदा जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तो चलिए अगला आंसर जो हो जाएगा आप लोग को डी नंबर। ठीक है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा मटर। ठीक है, इसका डी नंबर क्या आंसर हो जाएगा, मटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या बोले, इसमें कुछ समझाने के, जैसे कि दलहनी फसलें जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान मृदा में नाइट्रोजन भरपूर कर देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण वाले फसलों जैसे मटर हुआ, सोयाबीन हुआ, मसूर हुआ, उड़द हुआ, बीन्स हुआ, अल्फा हुआ, इसी सब के साथ तो इसमें मटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है जिप्सम की सबसे अधिक मात्रा अधिक होती है, जिप्सम में सबसे कहते हैं जिप्सम की अधिक मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा मूंगफली की फसल में। ठीक है, तो जैसे कि मूंगफली फसल में जिप्सम की मात्रा आवश्यकता होती है। ठीक है, मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है, जो जिप्सम के माध्यम से मतलब कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता पूर्ति होती है, तो इसी तरह से आप याद रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन कहता है बोलिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन अगला कि बोकारो इस्पात के संयंत्र का निर्माण हुआ के सहयोग से, मतलब बोकारो इस्पात का जो संयंत्र का निर्माण हुआ कि किसके सहयोग से हुआ,
ये पूछा जाए यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा रूस से, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, तो बोकारो इस्पात का जो कारखाना था वो भिलाई, रौरकेला, दुर्गापुर, ठीक है, ये बात सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चौथा इस्पात कारखाना था, ठीक है, जिसको सोवियत संघ मतलब जो मतलब था सोवियत संघ था, वो सहयोग से 1965 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ठीक है, और 29 जनवरी 1964 में लिमिटेड कंपनी तौर पर निगमित कर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बात इसका जो हो जाएगा रूस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर, ठीक है, ये डी नंबर हो गया, सॉरी। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है इसका कहता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा मतलब बड़ौदा में है, ठीक है, बड़ौदा में है। इसको कोई इसमें मतलब लॉजिक वाली बात नहीं है, लेकिन तो भी याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है, बड़ौदा में हो जाएगा, जो गुजरात बड़ौदा में से ये गुजरात में है, ठीक है, जिसके मतलब आपको नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नाम का कर दिया गया, जिसको मतलब बदल के, ठीक है। इसके बाद कहते हैं अकादमी जो बड़ोदरा जो है लाल बाग के प्रताप विशाल पैलेस के परस्पर स्थित है। इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी, ठीक है, जैसे आल्प्स पर्वत श्रेणी कहता है कि किस देश का हिस्सा नहीं है। आप लोग को आता है तो आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग को मेरा वीडियो बंद करिए, जवाब सोचिए, तब इसका आप लोग आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर देखिए। तो ऐसे होता है मॉक टेस्ट, मतलब प्रैक्टिस सेट करने का मतलब क्या कि आप भी तो आंसर दीजिए। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी का जो विस्तार था वो यूरोप के फ्रांस मतलब स्विट्जरलैंड, मैनका, इटली, लिजेंटस्टीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन पश्चिम से मतलब पश्चिम से पूर्व के क्रम में था, लगभग 1200 किलोमीटर लंबाई पर पाया जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से आपका इसका आंसर जो हो जाएगा और पर्वत वाली का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा इसका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चंस को समझते हुए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको अगला क्वेश्चन कहता है कि हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी राजधानी डेनमार्क की, नॉर्वे की या फिनलैंड की या स्वीडन की। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा क्या है, फिनलैंड की है हेलसिंकी, ठीक है। और आपको डेनमार्क का कहे तो कोपेनहेगन है, ठीक है, और नॉर्वे कहे तो ओस्लो है, और स्वीडन का कहे तो स्टॉकहोम है। इसी तरह से याद रखना है आपको, 1 से 3 4 क्वेश्चन बनाना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चंस का पार्ट है, थोड़ा 1 घंटा का क्लास होगा, तो आप लोग धीरे से, बच्चे 5-5 घंटा पढ़ते हैं, क्या आप 1 घंटा नहीं देख सकते, तो आप डिमोटिव नहीं होना है, एक लगा देना है, बस देखते रहना है। तो भारत के अगर एक बार में नहीं देख पाते, एक बार में आधा देखिए, एक बार में आधा देखिए, जैसे आपको सुविधा हो। तो भारत के किसी राज्य का विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, ये पॉलिटी में आगे हम लोग कहते हैं कि जो आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर भारत के जो किसी राज्य की विधानसभा में कितनी आपको जो अधिकतम कितने सदस्य होती है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चंस बनता है, जैसे पहला है 400, 450 या 500 या आपको 550। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप उसको रोकिए वीडियो को और आंसर दीजिए, मेरा यही हमेशा कहने का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर दे आप लोग को, अगर आप लोग का आंसर हो गया हो तो 30 नंबर का सी नंबर आंसर होगा, ठीक है, 500 सीटें होती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है, आपको देखिए 170 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 170 में यह कहा गया है आपको कि राज्य का विधानसभा अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं तथा न्यूनतम 60 होगा। यहाँ पे आपको अगर न्यूनतम पूछते हैं तो 60 होगा, अधिकतम 500 हो जाएगा। तो समझ गए, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। कहते प्रायः अगला क्वेश्चन कहते हैं प्रायः किसकी सलाह पर आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं किसकी सलाह पर जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा गवर्नर पे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा गवर्नर पर, जैसे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में, आपको पॉलिटी में आर्टिकल याद रखना चाहिए, ठीक है, 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। जो केंद्र के प्रतिनिधित्व राज्य का राज्यपाल होते हैं और शाब्दिक तंत्र का विफल होते सरकार के मतलब अल्पमत पे आ जाता है, राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यों को शासन लागू करता है, ठीक है। तो यही हो गया आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला कहता है कि अगला कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो थोड़ा सा विश्लेषण कर ले हम लोग, कहते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है।
तो राजनीतिक दलों में यह मान्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा आपको 1901 में मतलब कह सकते हैं आर्टिकल 1901 में अधीन दी जा गई थी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर। तो इसी तरह इसका भी सी नंबर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन रहता है। आप बताइए, आपको ऐसा लगता है आपको नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको लगे भी नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, दूसरा रिकॉल करके दोबारा बनाएंगे। एग्जाम में बनाने का रणनीति भी होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा है। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन में? आर्टिकल और संविधान आपको पॉलिटी का एक तरह से कह सकते हैं पढ़ने के लिए बहुत ही आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका ए नंबर वो हो जाएगा आपको 86वां संशोधन में। ठीक है, जो 2002 में द्वारा मतलब संविधान का नया अनुच्छेद आर्टिकल ए में जोड़ा गया। इसको आप याद रखेंगे। आप इसको क्या है, इसको याद रखेंगे आप कि 2002 में संविधान के नए अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। ठीक है, जो आपको क्या था यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान है। यहाँ पे जो आपको कहा शिक्षा पॉलिसी में 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा दी जाने की प्रदान करें। ठीक है, तो समझ गए आप क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि CIA किस देश का गुप्तचर एजेंसी है? ठीक है, तो CIA जो है किस देश का? तो ये इसका हो जाएगा डी, USA का है। ठीक है, इसका क्या होगा? USA का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गुप्तचर एजेंसी है इसका मतलब जो मतलब कह सकते हैं पूर्ण रूप जो कह सकते हैं वो सेंट्रल आपको यही हो गया CIA। इसका रुकिए एक मिनट, आप लोग को इसका जो आंसर था डी होगा, इसका जो क्या है CIA होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिसर्च एवं एनालिसिस बिग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, इसका बी होगा। मतलब रिसर्च और एनालिसिस बिग जो है वो मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। ये क्या होगा? मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका भारत में प्रमुख गुप्तचर संस्था है जिसका गठन मतलब 1968 ईस्वी में किया गया। ठीक है, जो इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। इसको आप याद रखेंगे। इसका जो गठन है जो 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ पे है? तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देहरादून में है भारतीय वन्य जीव आपको जो देहरादून में है। इसी के साथ अगला जो है आप लोगों को हम लोग देखते हैं कि अगला कैसा है। अगर इसका विशेषता आप जानना चाहते हैं, इसकी अगर आप विशेषता जानें तो ये देखिए भारतीय वन्य जीव का जो था वो देहरादून में, इतना याद हो गया आपको, देहरादून जो उत्तराखंड में है। ठीक है, स्थित है। तो 1982 ईस्वी में क्या था आपको? स्थापित वन्य जीव संस्थान का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसे डेट पूछेंगे, इसके बाद ज़्यादातर नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कालिदास सम्मान किस राज्य के संस्कार द्वारा दी जाती है? ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर होगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसका क्या होगा? बी नंबर होगा। तो कालिदास जो भारत के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठा कला सम्मान है, इसकी संस्थापना जो है आपको अगर पूछा जाएगा कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी आपको 1980 ईस्वी में। यही सब तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारत मतलब जो है क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाए आप लोगों को ए नंबर। ठीक है, नई दिल्ली है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो चलिए हम लोग देखते जाएंगे। तो इसका अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें इसके जो अतिरिक्त संस्था थी उसको उपयुक्त विषय में अस्मिक के अतिरिक्त मामलों को नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, इसीलिए इसका मुख्यालय जो हुआ नई दिल्ली हुआ। ठीक है, जो अधिनियम 2016 के तहत पे भारत में राष्ट्रीय मानक निकाय क्या है? ठीक है, तो इसको याद रखेंगे अधिनियम 2016 के द्वारा। ठीक है, इसका अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, तो इसी का आंसर हो गया ए नंबर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स छोड़ के, क्योंकि मैथ्स यहाँ पर हम बना नहीं पाएंगे। मेरा ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरी है। आप लोग साथ देंगे तो आपके लिए मैं वो व्यवस्था कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने मैथ नहीं लिया है। ठीक है, बाद बाकी सारे सब्जेक्ट करेंट तक मैंने लिए है जो मैं बोल सकती हूँ।
तो चलिए पाचक का सहायक क्या होगा, तो इसमें आपको आंसर पीत रस होगा, या इसमें अनुसैनिक रस होगा, या जठर रस होगा। तो आप लोग बताइए आंसर, अगर आप लोग को पता है तो, अगर नहीं पता है तो फिर मैं तो बताएंगे ही आप लोग को। तो चलिए अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर जो होगा मैं आप बता दूँ, हमको लगता है सभी होगा, ठीक है। पीत रस भी होगा, जठर रस भी होगा, ठीक है। इसी के साथ क्या हो गया आपको, ये क्या बोलते हैं इसको, अन्य अग्नैसिक रस भी हो जाएगा, और इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ लॉजिक नहीं, साइंस में कोई लॉजिक नहीं होता है मेरे हिसाब से। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा होगा, तो ये बाइजर है, बाइजर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बृहस्पति को अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह जो बाइजर फर्स्ट था, इसे नासा पे, मतलब नासा द्वारा वर्ष मतलब 1979 ईस्वी में छोड़ा गया, ठीक है। तो इसको यही चीज़ है, इसके ज़्यादा उसमें कुछ डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं चमगादड़ किस वर्ग की प्रणाली है, चमगादड़ किस वर्ग की प्रणाली है, मेमोलिया का, यूथोरिया का, मतलब प्रोटेथेरिया का, या कैट्रोपेटेरा का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कैरोपेटेरा का, ठीक है। तो चलिए अगला कहते हैं न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इसका आपको मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन नहीं लिया है। ये ऐसा चीज़ है जो आपको देखिए मतलब याद करने का चीज़ नहीं, ये सब आपको मुंह पे रहना चाहिए। तो इसे जेम्स चैडविक ने किया था, किसने किया था आप याद रखेंगे, जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। अरे मैं साइंस का भी क्वेश्चंस करवाती हूँ आप लोगों को, बच्चों साइंस का भी क्वेश्चंस आप करिए, आर्ट्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने सारे टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं, आप पढ़ते जाइए। तो चलिए जो इससे भी आपको सुविधा हो पढ़ते जाइए। तो इसका हो गया। एक तक कि अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये सब कितना बेसिक क्वेश्चन है, ये सब नहीं होगा तो बताइए क्या होगा, इसका प्रकाश वर्ष की इकाई क्या हो जाएगा, आपको दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़े आगे आगे की ओर, इसी की तरह हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष की क्या हो जाएगा, आपको दूरी हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष की जो आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल्स ले ले, तो प्रकाश वर्ष का जो था आपको ये मतलब एक तरह से जितनी भी दूरी तय करता है उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में जो भी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है पीतल की मिश्र धातु है। ये सब कितना बेसिक क्वेश्चन है। पीतल का मिश्र धातु है, तो पीतल तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल क्या है, तांबे और मतलब जस्ते का मिश्र धातु है, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसमें कोई मतलब बेसिक सब पॉइंट है, ये सब ठीक जो क्वेश्चन बेसिक है आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए। आप लोग को मुझे लगता है कि ये तो आप लोग को हो ही जाएंगे, ठीक है। और कहते हैं अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है, अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है, तो डी नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा, बीटी कल्चर, ठीक है। ये बीटी कल्चर से है, ठीक है। जैसे कि आपको बता देंगे कि एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। आपको पीसी कल्चर में क्या हो जाता है, आपको मत्स्य पालन हो जाता है, और सेरी कल्चर में क्या होता है, रेशम पालन होता है। और जानना है आपको तो फ्लोरी कल्चर में फूल विज्ञान होता है, ठीक है। और आपको पोमोलॉजी में फल विज्ञान होता है, ठीक है। और इसी के साथ हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ये सब खोज याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ अभी आपको। देखिए एक आदमी कितना आदमी पढ़ाएंगे, तो जो अगर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे हमको ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं अलग अलग टीचर लगवा देंगे। अभी मेरे पास उतना क्षमता नहीं है कि मैं आप लोग को अलग अलग टीचर लगवाए, ठीक है। तो जब मेरे पास क्षमता होगी तब मैं आप लोग को ज़रूर लगवाएंगे। तो अभी मेरे पास से जो होता है मैं आप लोग को हेल्प करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर किस रोग का रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया गया, ठीक है। किस रोग के लिए आपको, तो इसका ए नंबर होगा टीबी के लिए, ठीक है। जिसको जो 1900 मतलब की शुरुआत में मृत्यु में प्रमुख था, ठीक है। तो इसी का मतलब हो जाएगा आपको टीबी, तो इसका ए नंबर। ये सब साइंस का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कहते हैं एंजाइम की शाब्दिक संख्या पाई जाती है। एंजाइम का शाब्दिक संख्या कहाँ पाया जाता है, शाकाहारी में, सर्वाहारी में, मांसाहारी में, या परजीवी में। तो एंजाइम जो होता है आपको सर्वाहारी में होता है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है, सर्वाहारी में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाता है, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसे अगला क्वेश्चन कहता है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता है, तो इसका भी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको वाई किरणें में होती है, जैसे कि आपको वहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर आप लोग को। तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें से उत्सर्जित होती है, ठीक है।
गामा किरणें से आपको उस मतलब उत्सर्जित होते हैं। ये गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसको वाई किरणें नहीं बोल देंगे, हम भी बोल दिए वाई किरणें, ठीक है। इस गामा किरणें होती है, हम भी जब क्या होता है सभी से मिस्टेक होता है, ठीक है। तो इसके जैसे आपको गामा किरणें हो गया, और इसका प्रयोग कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसको, कैंसर को ठीक करने के लिए, क्या आपको पूछ दिया जाएगा कोबाल्ट-60 जो होता है वो किसके लिए, तो गामा किरणें। इसके बाद इससे पूछा जाएगा तो वो आपको कैंसर ठीक करने के लिए। समझ गए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते कहते मानव शरीर में, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो यह क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है। और अगला क्वेश्चन क्या, परमाणु का अपना पहला परमाणु विशिष्ट, ये सब का आंसर बहुत आंसर ईजी है। ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इतना ईजी क्वेश्चन आप लोग को नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, मैंने बता देता हूँ, ठीक है। और 1897 में कैथोड किरणें की जांच के दौरान किया था, ठीक है। इसके बाद कहता है कि जो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका, भारत का पहला परमाणु बम विस्फोट कहाँ हो किया गया था, तो इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, पोखरण में था, ठीक है, पोखरण में था, ठीक है। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, पोखरण में पहला भूमिगत आपको परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, इसके द्वारा किया गया 18 मई 1974 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इजी को आलू का उदाहरण है, कहता है आलू का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सी नंबर हो जाएगा रूपांतरित तने, मतलब आलू का जो रूपांतरित तना है इसके वैज्ञानिक नाम सेलोनम है, ठीक है। जो सेलोनेसी कुल का पौधा है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये बेसिक पॉइंट्स था आपको। चलिए इसके बाद अगला हम लोग देते हैं, यहाँ पर कहता है फिर से आगे हम लोग आपको कांसा, कांसा मिश्र धातु होता है, कहते हैं कि कांसा मिश्र धातु होता है। तो इसी तरफ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 1 घंटा से कम ही का रहेगा। आप लोग फुल वॉचिंग करिए, हमेशा मैं आप लोगों को बोलते हैं कि फुल वॉचिंग आप लोग करिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद कहता है कि इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा तांबा एवं टीन का, क्या हो गया, तांबा एवं टीन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े, इसका अगर विशेषता जानना चाहते हैं तो कांसा का मुख्य संगठन क्या होता है, CU जो 28 SN का क्या हो जाता है आपको 12%। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा, समझना होगा इस बात को बहुत अच्छे से, जो जितना समझेंगे आप उतना ही आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, क्लोरीन होता है कि ब्रोमीन होता है कि आपको आयोडीन होता है कि फ्लोरीन होता है, तो क्या होता है यहाँ पर आप लोग बताइए अगर आप लोग को आता है तो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा आप लोग को सी नंबर, ठीक है, आयोडीन होता है। तो क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन, फ्लोरीन, हैलोजन समूह क्या है, ठीक है, हैलोजन धातुओं का ये सब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको आयोडीन, जो सामान्य ताप पे होता है। तो आयोडीन ठोस अवस्था में मिलते हैं, जो हैलोजन आयोडीन पलमत ऑक्सीजन के ताप पर प्रबल जीवाणु नाशक भी होते हैं, ठीक है, जीवाणु नाशक भी है। इसका अगला क्वेश्चन तो मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप पर नियंत्रित रहता है, ठीक है। तो इसका सी नंबर रखता है आपको ताप, तो ये फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मानव शरीर के महत्वपूर्ण भाग जो फेफड़ा होता है वो नियंत्रित रखता है, फेफड़ों को शोषण का श्वसन जो संपन्न होता है उस दौरान जल वाष्प और शरीर गैस के निष्कासित होता है, उसके कारण ताप को नियंत्रित रखता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहते हैं ट्यूमर में की पहचान हेतु रेडियोधर्मी संस्थामय क्या है। तो इसका हो जाएगा आपको आर्सेनिक 74, ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्यूमर का पहचान हेतु जो होता है वो आर्सेनिक 74 होता है, आर्सेनिक में मतलब धातु को श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अध्यक्ष में से कौन है। करंट में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाएंगे, आप लोग को मतलब घबराना नहीं है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार, ठीक है, टी राजा कुमार सिंगापुर के थे, ठीक है, जो आपको मतलब आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या जानना है, अगर जानना चाहते हैं तो इस डिटेल्स में जानेंगे हम लोग, आप इस रिसर्च करके, आप लोग भी तो रिसर्च करिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आएगा। एक बार अगला करंट कहता है विश्व आर्थिक फोरम के हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत में कितने स्थान पर है, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जेंडर रिपोर्ट के आंसर पे इसको सी नंबर मतलब 135वां है, ठीक है। तो इसको आपको रिपोर्ट जो भारत में 146 देशों का है जो 135वां स्थान पर है, ठीक है। 0 से 1 पैमाने मतलब इतना स्कोर होता है, जिसके पिछले 16 साल में भारत का 7वां सबसे स्कोर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या है।
कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा भारतीय राष्ट्र टाइम पत्रिका वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट मतलब प्लेस जो ऑफ 2022 शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा केरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो भारत के किस दिन मतलब किस दिन मनाया जाता है, भारत ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर, 22 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर हो गया, 22 जुलाई को मनाया जाता है। कितना बेस्ट क्वेश्चन रहता है। दुनिया के मोटे अनाजों के तौर पर भारत का सबसे उत्पादक देश कौन सा है। तो ये चीन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। भारत के जो मोटे अनाजों का बड़ा उत्पादक शहर है जो आपको क्या हो जाएगा, सॉरी भी, जहाँ भारत में क्या हो जाता है सबसे मोटे अनाजों का उत्पादक होता है। ये मिस्टेकिंग हो गया, ठीक है। ये भारत हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही खबरों में मनीषा कल्याण किस खेल हेतु जुड़ी है, ठीक है। कहते हैं हाल ही में जो मनीषा कल्याण थी वो किस हेतु ये कहता है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, हाल ही में जो मनीषा कल्याण थी इसको फुटबॉल हेतु जुड़ा था। कहते हैं विश्व में जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिवस हर सेट में मैं लिया रहता हूँ, ठीक है, 2 दिवस पूछा भी जाता है। तो इसका जो हो जाएगा जैव ईंधन जो होगा डी नंबर हो जाएगा आपको 10 अगस्त को ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ये भी शायद हमें लगता है करेंट का है। कहते हैं केंद्र सरकार के किस राज्य में करेंट देखते हैं। एक बात आप कभी सोचते होंगे करेंट में कैसा क्वेश्चन रहता है। करेंट हमेशा ऐसा पूछा जाता है जो थोड़ा सा टफली रहता है मेरे हिसाब से। बात है कि आपको क्या लगता है भगवान जाने, लेकिन मेरे हिसाब से रहता है कि करेंट बच्चों को कहीं ना कहीं तोड़ देता है, ठीक है। तो ये देखिए केंद्र सरकार ने किस राज्य में अगस्तमय क्षेत्र में 5वें मतलब हाथी रिसर्च रूप में नामित किया गया है। कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में या आपको क्या है तमिलनाडु में, ठीक है। तो अगर आप लोग का आंसर आता है तो बार बार बोलते इसको आप बंद करिए और आंसर देखिए। इसके बाद हम लोग अपना आंसर आप लोग इसके बाद मेरा आंसर आप लोग देखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर तमिलनाडु हो गया, ठीक है। अगला कहता है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, ठीक है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा के नाम को किस नाम पर बदल कर रखा गया। तो ये इसका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा शहीद भगत सिंह रखा गया, ठीक है, शहीद भगत सिंह रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही मतलब करेंट क्वेश्चन ये सब यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कौन सा ये हुआ वो हुआ दिस डेट हुआ। सरकार अब समझिए अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं तो मानती हूँ। भारत का पहले स्वदेश निर्मित विमानक प्रोत मतलब IAC का नाम क्या है, ठीक है। इसका कहता है इसका IAC का नाम क्या है। इसका हो जाएगा आपको ए नंबर आंसर, ठीक है। इसका ए नंबर हो जाएगा IAC विक्रांत हो जाएगा, ठीक है। IAC विक्रांत जो देश का नौशाला समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री को जो कोचिंग रिपाइटर्स लिमिटेड है CSL है उसका विशेष कार्यक्रम क्या था माध्यम भारतीय नौसेना का पोत में शामिल करेंगे, ठीक है। इसे युद्ध पोत का निर्माण जो है आपको 20,000 करोड़ रुपये से अधिक से किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इस बार भारत में नए अर्जेंटी मतलब अटॉर्नी जनरल रूप से किससे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको भारत के नए जो है आपको इसका जो आपको ये याद रखना होगा सी नंबर आर बेकंट मनी है, ठीक है। आर बेकंट मनी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा वरना फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको आर बेकंट मनी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण में हाल ही में किस राज्य में गुफाओं का मंदिर को अवशेष पाए हैं, ठीक है। कहते राज्य में हाल ही में कौन सा गुफाओं का मंदिर का विशेष पाया है। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जैसे कि मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रदेश में जो मतलब बांधवगढ़ था उसका हालिया खोज में मतलब प्राचीन गुफाओं का मंदिर बौद्ध संरचनाओं का निर्माण मतलब मथुरा और कस्बी शहरों में नाम चित्र में शिलालेख पाए गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करेंट का है कि राष्ट्रीय राज्यसभा सभी करेंट के ये क्वेश्चन है। कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रिका विज्ञान संस्थान से द्वारा जारी की गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर मतलब CSIR होगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, जो लोकप्रिय विमान पत्रिका का विमान की राष्ट्रीय राज्यसभा का कृति पुरस्कार मतलब प्रथम स्थान पर प्राप्त किया,
ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका डी। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो सत्र आपको 2023 के लिए भारत के किस शहर में पहली बार CSO पर्यटन का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। मैं इसे आप कहते हैं पहले मैं क्वेश्चंस बस लेता हूँ जहाँ से मुझे अच्छा क्वेश्चंस लगता है, इसमें मैं डायरेक्ट आप लोग को डिस्कशन करते इससे पहले मैं पढ़ती नहीं, जो मुझे लगता है जो मेरे पास ज्ञान है मैं यहाँ पे आप लोग को साथ बांट देती हूँ। ठीक है, इसीलिए आपको अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, लेकिन ऐसा कभी चांसेस होती नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो बाद बाकी तो आप पढ़िए आंख बंद करके, कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को क्या है, आपको CSO, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, मतलब बनारसी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बनारसी। CSO का मतलब हुआ संघाई सहयोग संगठन, मतलब राष्ट्र अध्यक्षों की मतलब परिषद जो 22वीं बैठक में था 22-23 में अवधि में दौरान बनारसी में पहली बार हुआ। ठीक है, इसके यहाँ पर 22-23 होगा, इन क्वेश्चन का टाइपिंग में गलती रहता है, 22-23 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कॉफो उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, किस शहर में ऐसा है जो आपको उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को वो हो गया B नंबर। ठीक है, B नंबर हो जाएगा, ये चीन में है। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, चीन में होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को, चीन का मतलब जो निर्माणाधीन जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए है, जो चंद्र मिशन के अगले चरण में मंजूरी देने के बाद एक नया उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा जोर जोर से बोल रहे हैं हम, मतलब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो अभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए आपको लगभग 20 क्वेश्चन और है। तो हाल ही में खबरों में रहा सेमरू ज्वालामुखी के किस जिला में स्थित है। तो हाल ही में मतलब जो है जो सेमरू जिला किस मतलब स्थित है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहते हैं यहाँ पर कि हाल ही में जो है आपको मतलब रहस्य मतलब क्या है, खबरों को रहा कि सेमरू ज्वालामुखी कहाँ है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। इसका आंसर जो आप लोग को हो जाएगा, एक में क्या है भारत, दूसरा में इटली, और तीसरा में मैक्सिको, और चौथा में क्या है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों D नंबर, इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या हो गया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मतलब जवाब मतलब सेमरू ज्वालामुखी के विस्फोट शुरू हो गया। ठीक है, विस्फोट के कारण ज्वालामुखीय राख फैली पूर्वी प्रांत में 2000 से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किस राज्य में आरक्षण बढ़कर 76% करने का मतलब विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ हो गया। ये सब करेंट है, बस करेंट याद रखिए, ज़्यादा इसमें फंसिएगा तो खुद ही फंस जाइएगा। इसका अगला क्वेश्चन कहता है किस उच्च न्यायालय में न्यायालय को मंदिरों को अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग से प्रतिबंधित लगा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ये हो जाएगा C नंबर। ठीक है, मद्रास, क्या है, मद्रास उच्च न्यायालय में। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय में प्रतिबंध लगाया गया है। तो करंट को बस जानिए, आगे जानेंगे तो दिमाग दही हो जाए। करंट में बस करंट ही रहता है, इसमें कोई लॉजिकल नहीं होना चाहिए, ना होता है, क्योंकि एक लॉजिक लगा के यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये करंट है मतलब पहले से बना हुआ था जो करंट में आता है, एक से एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसके चुना गया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा C नंबर, वेलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, वेलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, जो आपको 2022 में अपना पर्सनल मतलब ऑफ द ईयर नामित किया। ठीक है, तो चलिए यहाँ 2022 दे ही गया। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला का 2011 के जनगणना में बिहार में लिंगानुपात क्या था। 2011 के जनगणना में बिहार में लिंगानुपात क्या था, तो D नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब 1918 हो गया। मतलब 2011 में क्या था, मतलब 2001 में था 1919, और 2011 में 1918 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहते बिहार में अत्यधिक भाषा विभाग में मंडन मिश्र पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको A नंबर। ठीक है, दर्शन शास्त्र का, धर्म और दर्शन शास्त्र का, ये सब करेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा करेंट को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किस जिले में है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किस जिले में है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा A नंबर, हो जाएगा सिवान में है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर कहाँ है, सिवान में। ये क्वेश्चन 2 बार टैपिंग करा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिवान में, ये भी क्वेश्चन यही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, माझी द माउंटमैन फिल्म का निर्देशन किसने किया था। ठीक है, तो इसका C नंबर जो माझी द माउंटमैन भारतीय हिंदी फिल्म है। ठीक है, निर्देशन केतन मेहता ने किया था। ठीक है, इसके फिल्म का दृश्य ये माझी से जीवन से आधारित है। ठीक है,
तो इसको समझ गया आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी में हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना गया। ठीक है, कहते निम्नलिखित में से नदी जो है, किस नदी को हिंदू धर्म में मान्यता के साथ अनुसार अपवित्र माना गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, क्या होगा, कर्मनाशा को। ठीक है, कर्मनाशा को अभी पवित्र माना गया है। ये सब बेसिक मतलब कह सकते हैं एक तरह से करेंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो बिहार के बीभा लाल संबंध किस क्षेत्र से है। बिहार के बीभा लाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चित्रकला से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार सरकार की योजना तहत विधवाओं को 3600 रुपये सालाना पेंशन देगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका ये योजना शुरू किया गया है। ठीक है, जो विधवाओं को क्या हुआ 3600 रुपया सालाना पेंशन देगी। इसके बाद कहते हैं मगध में हिमालय नाम से मशहूर बानावर पहाड़, ठीक है, जो लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण कार्य शुरू हो गया। ठीक है, इसका निर्माण किस जिले से हो रहा है। ठीक है, इसका निर्माण किस जिले से हो रहा है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जहानाबाद से हो रहा है। इसी के साथ आज का सेशन एंड हुआ बच्चों। जो भी होगा आधा घंटा को हो या 1 घंटा को आपको मन से पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।